वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर परिवार में जब बच्चों की उम्र शादी वाली हो जाती है, उनके लिए रिश्ता नहीं मिलता, माँ बाप चिंतित हो रहे होते हैं, तो वो कैसे एस्ट्रोलॉजी के भ्रमजाल में फंसे होते हैं और उनकी मजबूरी का एस्ट्रोलॉजर सही सॉल्यूशन देते हैं नहीं देते तो वही जानते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा एक कंक्रीट पाथ बताने का कि आप उसको फॉलो करें और वहमों से, पखंडों से, अंधविश्वास से, डर से मुक्ति पाएं। मेरी ये कोशिश होगी इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन आपको दूं। बच्चों की जब उम्र हो जाती है शादी वाली, वो वेल सेटल होते हैं, नौकरी पेशे पे लग जाते हैं, रेगुलर इनकम सोर्स उनके बन जाते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं टाइमली एक अच्छा मैच बन के लड़के को लड़की, लड़की को लड़का मिल जाए और उनका घर बस जाए। हर माता पिता ये चाहते हैं। उसके अंदर कुछ लोगों की ये टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट होता है कि वो सबसे पहले किसी और चीज को तवज्जो, वैल्यू ना देते हुए सबसे ज्यादा वैल्यू वो देते हैं अष्टकूट मिलान को। कुंडली मिलान के अंदर गुण कितने मिलते हैं, 36 में से कितने गुण मिलते हैं। अष्टकूट मिलान के अंदर जैसे हम जानते हैं, नाड़ी के 8 नंबर होते हैं, भकूट के 7 नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं गण के, 5 नंबर होते हैं ग्रह मैत्री के, योनि के होते हैं 4 नंबर, 3 नंबर होते हैं तारा, 2 नंबर वश्य और 1 नंबर होता है वर्ण का। तो ये पूरे 36 गुण मिलते हैं। 36 गुण होते हैं, 36 में से कितने गुण मिलते हैं ये मैटर करता है। बेशक सबसे अधिक नंबर 8 नंबर नाड़ी के होते हैं। नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है क्योंकि ये संतान से रिलेटेड होता है। संतान उत्पत्ति में किसी भी प्रकार का कोई नुक्स ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, वो नाड़ी से देखा जाता है। लेकिन अष्टकूट मिलान के अंदर मैं आपको बता दूं, जो हमें गुरु से विद्या प्राप्त हुई है, अष्टकूट मिलान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है योनि का। ठीक है, योनि की कंपैटिबिलिटी से देखा जाता है दोनों का टेंडेंसी ऑफ माइंडसेट, सेक्सुअल रिलेशनशिप के प्रति कैसा होगा, वो चीज मैटर करती है। पर ये चीज बात सेकेंडरी है। यहां मैं आपको बता दूं, जो अंधविश्वास, वहमों और पाखंड से निकलने वाली बात है, उसके अंदर सबसे पहली बात बता दूं, अष्टकूट मिलान को प्राइमरी ना मानकर सेकेंडरी माना जाए, बाद में कंसीडर करने के लिए इसको रखा जाए। सबसे पहली चीज क्या है, जब आप रिश्ता देखते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रेमेडीज करी जाए, क्या रेमेडीज करी जाए, किन ग्रहों की रेमेडीज की जाए जिससे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रिश्ता मिलने का, रिश्ते के मैच्योर होने का। और वो दशाएं बता दूंगा किन महादशाओं के अंतरदशाओं के अंदर विवाह का प्रपोजल आता है, उम्मीद होती है, एफर्ट्स तेज करने चाहिए। रिश्ता ढूंढने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मैटर क्या है, फोकस किया जाए। मैंने लिखा अर्निंग है, लेकिन अर्निंग की जगह लिखना चाहिए वर्किंग। ये देखना चाहिए कि लड़के का वर्किंग क्या है, काम क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल है। उस जॉब प्रोफाइल के अंदर आदमी को पर्सनल जिंदगी जीने के लिए कैसा उसकी साइकोलॉजी होगी, कैसा उसका माइंडसेट होगा। मतलब कि कुछ लोग इतने अपने काम के अंदर बिजी होते हैं कि अपनी फैमिली, डोमेस्टिक लाइफ के अंदर समय नहीं दे पाते। मैरिज हो जाती है, कुछ समय के बाद सब कुछ अरबों खरबों रुपए की दौलत होने के बावजूद भी एक सेटिस्फेक्शन से नहीं होता, और उस डिससेटिस्फेक्शन होने का कोई पर्टिकुलर शब्द भी नहीं होते कि आदमी बताए। तो इसलिए आदमी की, लड़के की, लड़की की वर्किंग क्या है, उनकी क्या अर्निंग्स है। लड़का लड़की या लड़का लड़की के माता पिता एक दूसरे से बात कर ये बात का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात पता लगाए कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, क्या आपकी अर्निंग्स है, जो आपकी एग्जिस्टिंग जिम्मेवारी है उसके हिसाब से आप कैसे लाइफ को मैनेज करेंगे, क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त धन आता है पर मंथ। ये एक मोटा मोटा आप क्लियर करें। सबसे पहली बात रिश्ता तय करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आधार है। वरना होता क्या, आदमी शादी करने के लिए किसी भी प्रकार से अपना अर्निंग सोर्स दिखा देता है एक्सपोजर के थ्रू। कोई लड़के की शादी नहीं हो रही तो माता पिता ने कोई ऑफिस खोल दिया, वेल फर्निश्ड, ऐसे लगता है लड़का बहुत वेल सेटल है और फाइनेंशियल बैकअप है, पर उसके अंदर अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता करने का, नॉलेज नहीं होती। तो वो जब शादी के बाद जब रियलिटी सामने आती है तो खटास पैदा होती है। वो गलती ना हो, बस अर्निंग्स पार्ट देख लिया जाए और इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण कर लिया जाए। लड़के का अलग, लड़की का अलग। ये इंडिविजुअल कुंडली विश्लेषण करने का क्या मतलब है, मैं अपनी कई वीडियो में पहले बता चुका हूं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये एक श्रेणी के ग्रह होते हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को मित्र मानते हैं। और एक श्रेणी के ग्रह होते हैं बुध, शुक्र और शनि, ये एक श्रेणी के ग्रह होते हैं। इस ग्रुप के लोग अगर इसी ग्रुप के साथ मिले, एसोसिएट हो, तो काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी बन जाती है। कम मेहनत करके दरार
हर बात पे नहीं पड़ती, कम चांसेस होते हैं। अगर इस ग्रुप के लोग इस ग्रुप से एसोसिएट होते हैं तो थोड़े प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य प्रधान व्यक्ति हो, उसका मैच शनि प्रधान आदमी से हो, तो उनके विचारों में, उनकी चॉइस में मतभेद होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति हो, उसको बुध प्रधान व्यक्ति मिल जाए, मंगल प्रधान व्यक्ति का मतलब मेष लगन का आदमी, वृश्चिक लगन का आदमी, उसको मिल जाए मिथुन लगन का और कन्या लगन का व्यक्ति, लड़का लड़की अलग अलग उसके हो, तो ये मिसमैच सा रहता है। मान लीजिए एक गुरु प्रधान है, धनु है, मीन है एक की कुंडली, और किसी दूसरे की शुक्र प्रधान है, वृष है या तुला है, तो ये कंट्रास्ट है। यहां कंसल्टेशन काम करती है, यहां एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन काम करती है, लड़का लड़की को समझा दे कि आपके जो ग्रह है बेसिकली वो कंट्रास्ट जोन में है, कंट्रास्ट। यहां आपको खास एहतियात रखनी है, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स और एक दूसरे की चॉइस के अकॉर्डिंगली दूसरे को इरिटेट नहीं करना। जैसे कंट्रास्ट है, एक आदमी को एक काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गड़बड़ नहीं है, दूसरे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसमें बहस बसाई होती है और बात बहुत आगे बिगड़ती चली जाती है। गलती एक काम से स्टार्ट होगी, हर काम बिगड़ता चले जाएगा, और फिर आदमी कहता है मेरे ग्रह ठीक नहीं है, पहले एस्ट्रोलॉजर ने मुझे सही राय नहीं दी, किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर पे चलो, अंगूठियां बदलो, सारा गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो इंडिविजुअल लगन के बेस पे कुंडली को एनालाइज करना और कंसर्न रेमेडीज अपना लेना, काउंसलिंग ले लेनी, बात को समझ लेना, ये क्लियर है, ये क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से हालात होते हैं जिन हालातों के अंदर रिश्ता आता है, और अगर आप ढूंढे, कोशिश करें, तो रिश्ता मिलने का चांसेस ज्यादा होगा और आपको सफलता मिलने का जो रेशो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। माता पिता चिंता करते रहते हैं लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़के के लिए सही लड़की का रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़की के लिए सही लड़के का रिश्ता नहीं मिल रहा, माँ बाप चिंतित रहते हैं, पर वो सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं करते। मैं आपको बताता हूं आपको डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में एफर्ट्स करने बनते हैं। एक ही डायरेक्शन है, अपने जो रिलायबल रिसोर्सेज होते हैं, अपने जो रिलायबल सोर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, लोग रिश्तेदारी में उन्हीं को बोलते हैं जी लड़की के लिए कोई रिश्ता बताना, लड़के के लिए कोई रिश्ता बताना, यही होता है। पर उसमें सफलता मिल जाए वो परमात्मा की कृपा पे डिपेंड करता है, और हमारे हाथ में 1% का चांस होता है, वो आपको मैं बता देता हूं, आप उसको अपना सकते हैं जिंदगी के अंदर। सब वहमों से निकल जाइए कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे आजकल का प्रचलन चला हुआ है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी भैया, बताऊंगा। जैसे ऐप के ऊपर वो एआई के थ्रू चैट चलती है, आप अपनी केवल डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको बताऊंगा आपका लाइफ पार्टनर आपको कब मिलेगा, कहां मिलेगा और वो कैसा होगा। तो यूथ के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो एक एक रुपए के अंदर कह रहे हैं आप हमसे जान लीजिए। अब हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी है, हर यूथ के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि 1 रुपया देके अपनी भविष्यवाणी तो जान लो। क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, आई डोंट नो, बट जो हमें विद्या प्राप्त है, जो हमें नॉलेज है, वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी महादशा के अंदर, किसी भी महादशा के अंदर, ये महादशा किसी की भी हो, सूर्य की छोड़कर, एक सूर्य की महादशा की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी किसी की भी महादशा हो, 20 साल की शुक्र की हो, 19 साल की शनि की हो, राहु की 18 साल की हो, आपकी 17 साल की बुध की हो, 16 साल की गुरु की हो, बड़ी महादशाएं हो, छोटी महादशा हो 10 साल की आपकी चंद्र की हो, उससे छोटी मंगल की हो, केतु की हो, जो भी है, सबसे छोटी दशा होती है सूर्य की। एक सूर्य की दशा को छोड़कर जिसमें सबसे कम चांसेस होता है मैरिज का। महादशा किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, उसके अंदर जो अंतरदशा का जो ग्रह होगा, ठीक है जी, अंतरदशा का जो ग्रह होगा, ये अंतरदशा का ग्रह यानी कि किसी भी महादशा के अंदर अंतरदशा जो है वो लग्नेश की मिल जाए तो शादी का चांस होगा, रिश्ता मिलने का, बात चलने का, चल रही है बात तो सफलता मिलने का। लग्नेश की अंतरदशा लग जाए किसी भी महादशा के अंदर, सूर्य को छोड़कर, दूसरे भाव के स्वामी की अंतरदशा लग जाए, मिल जाए तो सफलता है। चौथे भाव के स्वामी की अंतरदशा मिल जाए तो चांसेस है रिश्ता मिलने का, बात चल रही है तो मैच्योर होने का। सप्तम भाव के स्वामी की अंतरदशा मिल जाए तो चांसेस है रिश्ता मिलने का, बात के फाइनल होने का। सप्तम भाव में बैठे ग्रहों की अंतरदशा मिल जाए तो चांसेस है रिश्ता मिलने का, रिश्ता पक्का होने का। महादशा कोई भी चल रही हो, अंतरदशा 9वें भाव के स्वामी की अंतरदशा लग जाए तो चांसेस है रिश्ता मिलने का। तो अब आप देखो अड़चन कहां पर है, अड़चन कहीं पर भी नहीं है।
किसी भी महादशा की किसी भी महादशा के अंदर, किसी भी अंतरदशा के अंदर विवाह हो सकता है, प्रारब्ध अनुसार जो तय होगा। जो ज्योतिष का रूल है, ज्योतिष का जो नियम है, ज्योतिष का जो प्रैक्टिकल रूल है वो ये है, लग्नेश का, द्वितीय भाव का, चतुर्थ भाव के स्वामी का, सप्तम भाव के स्वामी का, सप्तम भाव में बैठे ग्रहों का, नौवें भाव के स्वामी की अंतरदशा जब भी चलेगी, तब आप जब कोशिश करेंगे रिश्ता ढूंढने के लिए तो आपको सफलता मिलेगी। ये बेसिक रूल है, किसी वहम में, किसी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां सारी आपकी शंकाएं दूर है। इसमें क्या है, लेवल ऑफ एफर्ट्स को बढ़ाइए, लेवल ऑफ एफर्ट्स को बढ़ाइए। अपने जो रिसोर्सेज है, अपने जो सोर्सेज है, जो जान पहचान है, अपना सर्कल जो है उसको फॉलो कीजिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, रिमाइंडर्स दीजिए, तो रिश्ते आने के चांसेस बढ़ेगा, तभी आप उसको फाइनल कर पाएंगे। अब मैं आपको रेमेडी बताता हूं, रेमेडी क्या होगी। जिस भी महादशा के अंदर अंतरदशा का जो ग्रह है, उस ग्रह को पकड़ लो। अंतरदशा का ग्रह सप्तम भाव का, सप्तम भावेश, यानी कि भावेश सप्तम भाव का स्वामी। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। किन तीन ग्रहों का आपको रेमेडी करनी बनती है। हम मान लेते हैं मेष लगन की जन्म कुंडली मान लेते हैं। मेष लगन की जन्म कुंडली है। कोई भी महादशा चल रही है, उसका अंतरदशा का ग्रह जो भी है, मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है और उसके अंदर, गुरु की महादशा के अंदर मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो मंगल ग्रह नंबर 1 पे हो गए। दूसरे हो गए सप्तम भावेश, सप्तम भाव के स्वामी। तो सप्तम भाव के स्वामी कौन बने, तुला राशि इसके अंदर पड़ी, तो सप्तम भाव के स्वामी बने शुक्र, ठीक है जी। तो पहले ग्रह यहां बने थे मंगल, तो हमने ऐसी एग्जांपल लिया रेंडमली। गुरु की महादशा, उसके अंदर मंगल की अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा का ग्रह ले लिया मंगल, सप्तम भाव का स्वामी ले लिया शुक्र, और सप्तम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में जाके बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में है, उस राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होंगे। वो उन 2.25 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में स्थापित है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह मान लेते हैं कि शुक्र जो है, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र बैठे हैं मेष राशि के अंदर। मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र होता है, अश्विनी भरणी नक्षत्र होता है और कृतिका नक्षत्र होता है, ठीक है जी। तो मान लीजिए शुक्र अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, तो अश्विनी के स्वामी होते हैं केतु, तो केतु की रेमेडी, केतु को पकड़ेंगे। और यदि वो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं शुक्र, तो भरणी के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र तो ऑलरेडी यहां पर हमने पकड़ी रखा है शुक्र को, ठीक है। और यदि सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं कृतिका नक्षत्र के अंदर, अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र में, तो कृतिका के स्वामी है सूर्य, तो हम शुक्र सूर्य। सप्तम भाव का स्वामी जिस भी नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह पकड़ लेंगे। तो ये 3 ग्रह हमारे पास हो गए। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि वो मेष राशि के अंदर है। ऐसी वो मेष राशि के बजाय सप्तमेश दूसरे भाव में हो सकता है, तीसरे भाव में हो सकता है, चौथे भाव में हो सकता है। हमें केवल ये देखना है कि वो किस नक्षत्र में लोकेटेड है, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है। तो ये 3 ग्रह आएंगे, एक अंतरदशा का ग्रह, एक सप्तमेश, और एक सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह। इन 3 ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करिए, इन 3 ग्रह से रिलेटेड दान कीजिए। जो भी सर्कमस्टेंसेस है पॉजिटिव आपके फेवर में क्रिएट होंगे, आपके फेवर में बनेंगे। अंधाधुंध ऐसे जन्म कुंडली बिना देखे नग पहनने की जरूरत नहीं है कि लड़के ने कोई भी नग पहन लिया, शादी नहीं हो रही, लड़की ने कोई सा भी नग पहन लिया। लड़कियों को ज्यादातर लोग पुखराज पहना देते हैं अगर विवाह नहीं हो रहा। लड़के जानबूझ के अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए हीरा पहन लेते हैं। ऐसे नहीं पहनना, वो तब पहनना जब लग्नेश हो, आपकी पोजीशन सुख भाव की, लगन भाव की एनालाइज करके ही जेमस्टोन को धारण किया जाएगा शादी के मामले के अंदर, ठीक है। 9वें भाव को भी कंसिडर किया जाएगा उस मामले के अंदर। जेमस्टोन ऐसे नहीं पहना जाएगा, जेमस्टोन पहना जाएगा लग्नेश को देखकर, सुखेश को देखकर और 9वें भाव के स्वामी को देखकर। किस में से, तीनों में से किसको देखा जाए, जिसका पलड़ा सबसे कमजोर होगा उसको उसका नग पहनाया जाएगा। तो ये है जन्म कुंडली को देखकर शादी विवाह का जो माहौल है क्रिएट हो,
उसमें सफलता मिले, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वहमों में, पखंडों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, कोई सजेशन, कोई कंसल्टेशन लेना चाहें, जेम स्टोन के बारे में जानना चाहें, यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम दिस चैनल एस्ट्रोलॉजी गाइड 1। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।